हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। इस चैनल में मैं आपको इकोनॉमिक्स पूरी डिटेल में स्टडी करवाऊंगी ताकि कल अगर आपने अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो भी आपको हेल्प मिलेगी। इनकेस अगर आपने कल को पीएचडी परस्यू करनी है, यूजीसी नेट की प्रेपरेशन करनी है तो भी आप यहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड। इसमें आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस, उसके मीनिंग, उसके एजम्पशन स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। रेलेवेंस क्यों है इसका कोर्स का, कि हम व्हाई डू यू नीड टू स्टडी इट, इसको हमने स्टडी क्यों करनी है। बिकॉज हमारी अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ नीड्स एंड वांट्स हैं, कि हमारे पास ये नहीं है कि हमें मतलब एक ही चीज़ चाहिए, हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी मिल्क यूज़ करते हो तो नॉट ओनली आप उसको पीने के लिए यूज़ करते हो, उससे आप कर्ड भी बनाते हो, उससे उसके स्वीट्स भी चाहिए होते हैं। सो मतलब हमारी जो एक नीड है उसके भी रेलिवेंस मतलब ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं। देन डिसीजन मेकिंग चॉइसेस, डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ की नहीं, राइट। देन इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ चॉइसेस और चॉइस मेकिंग। इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों की जाती है, कि स्टडी इसलिए की जाती है कि हमें चॉइस और चॉइस मेकिंग करने में हेल्प मिलती है। बिकॉज चॉइसेस और चॉइस मेकिंग लाइक कि हमें पता है कि हमारे इतने हमारी मतलब क्या हमें चीज़ ज़रूरत है, क्या हमारी इकोनॉमी को ज़रूरत है, हमने सारा कुछ स्टडी करना है। Choice making is relevant for every individual, society, families, institutes, areas, states and nation and for the whole world. चॉइस मेकिंग हमें हर स्टेप पे चाहिए, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, कोई सोसाइटी है, फैमिली है, इंस्टीट्यूट है, पूरे नेशन के लिए हमें आई वी ऑल नो कि हमें चॉइस मेकिंग करनी ही पड़ेगी। Hence, economics has wide applications and relevance to all individuals and institutions. Therefore, economics का जो relevance है वो सारे individuals, institutions सब पे apply होता है, right? Then, what is economics? Earlier, the term economics was used for political economy. सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स का यूज़ हुआ था, वर्ड यूज़ हुआ, टर्म यूज़ हुई थी, वो यूज़ हुई थी पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए। दो जो इकोनॉमी वर्ड है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इसका मतलब है कि हमने मैनेजमेंट ऑफ मतलब हाउस होल्ड को मैनेज करने के लिए मतलब जो जो उसकी प्लानिंग करनी, उसको मैनेज करना, उसके लिए सबसे पहले इस वर्ड का इसको ड्राइव किया गया था। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स। देयर आर सेवरल डेफिनेशंस, लेट्स स्टडी अबाउट इट। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले एडम स्मिथ ने डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। कहते हैं कि मतलब हमारे नेशन में वेल्थ है तो उसके उसकी मतलब वो कैसे आ रही है, उसका नेचर क्या है, उसका कारण क्या है कि वो किस चीज़ वजह से प्रोड्यूस हो रही है। उन्होंने इस उसमें इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। देन जेबी से कहते हैं साइंस ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन किया है कि जो प्रोडक्शन साइंस के किस चीज़ की प्रोडक्शन, हमें कोई क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, उसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, देन वेल्थ की कंजम्पशन करनी है। उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ दीज टर्म्स। देन थॉमस कार्लाइल स्टेट करते हैं इट एज अ डिसमिल साइंस। डिसमिल साइंस मीन्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस यूज होती हैं इसमें। देन आ जाता है एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी टेक्स्ट बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में बताया है। उन्होंने जो वेल्थ के से एक्सटेंड मतलब एनालिसिस अपना आगे लेके गए हैं। उन्होंने बोला है कि फ्रॉम द सोसाइटल टू द माइक्रो इकोनॉमिक लेवल, उन्होंने सोसाइटी से आगे बढ़कर माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे स्टडी करी है। माइक्रो इकोनॉमिक लेवल हो जाता है कि दैट इंडिविजुअल लेवल,
कि हम लोग इंडिविजुअल के पर्पस से सोचेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक हो जाता है जब हम किसी एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो जाता है जब हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, राइट। Marshall explained economics is the study of man in the ordinary business of life। ordinary business of life का मतलब है कि वो अपनी पूरी लाइफ में जो मतलब एक इंसान की लाइफ होती है तो उसको स्टडी करना कि क्या उसकी नीड्स हैं, क्या उसकी मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, टेस्ट हैं, उसकी इनकम है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी वो कितनी डिमांड करता है, उसकी डिमांड पे उसकी मतलब उसकी डिमांड पे प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है, मार्केट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ को मार्शल एक्सप्लेन करते हैं इकोनॉमिक्स में। एज पर दिस डेफिनेशन इट इज़ ऑन द वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ। एक तरफ तो उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम वेल्थ की स्टडी करते हैं, ऑन द अदर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड ए पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, कि हम इसमें अपने मैनकाइंड की भी स्टडी करते हैं, कि मतलब हम कि मतलब इंसान एक मतलब पूरे अपनी लाइफ में उसके नीड्स वगैरह की स्टडी करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू लाइनल रॉबिन्स क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज। मीन्स मतलब यहाँ पे मीन्स का मतलब है कि जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारे पास अवेलेबल होंगे उनको मीन्स बोला गया है, कि जो साधन जैसे हम सोर्सेज कह देते हैं, राइट। कहते हैं इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर, क्या किस चीज़ का रिलेशनशिप बताते हैं, एंड्स लाइक वो कहते कि मतलब ये चीज़ और ये चीज़ मतलब हमें चाहिए कि जो हमारी ज़रूरत है और जो हमारी मतलब हमारे पास है उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो उनके अकॉर्डिंग स्टडी करना है हमें ब्रॉडली। अब इनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम इकोनॉमिक्स की स्टडी में क्या क्या कंक्लूड करते हैं, इकोनॉमी को बिल्कुल कोऑर्डिनेशन प्रोसेस बिल्कुल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन ऑफ वेल्थ सबको स्टडी करना है। इफेक्ट्स क्या है स्कार्सिटी के, साइंस ऑफ द चॉइस कैसे करनी है कि किस चीज़ की हम, अब ये तो है नहीं कि मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ये तो है नहीं कि हम सब कुछ ही यूज़ करके देख लें। लाइक अब शैम्पूज़ की बात ले लो, कितने मार्केट में कितने सारे शैम्पूज अवेलेबल हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम हर कोई एवरी मतलब हम ट्राई करके देखें, राइट। तो हमें चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सा हमारे लिए बेटर है। ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, ह्यूमन बींग्स एज टू हाउ दे कोऑर्डिनेट वांट्स एंड डिजायर्स गिवन द डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म सोशल कस्टम्स पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ द सोसाइटी, कि वो अपनी वांट्स एंड डिजायर्स को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, ये सब कुछ भी उसमें इकोनॉमिक्स की स्टडी में हम स्टडी करते हैं। देन अब आज देन वी स्टडी एजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इकोनॉमिक रैशनैलिटी। इकोनॉमिक रैशनैलिटी क्या होती है, सबसे पहले रैशनैलिटी क्या होती है, रैशनैलिटी होती है, रैशनल का मतलब होता है कि मतलब लाइक हमें अपनी जो नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए खर्चा करना है, उसको बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर कौन होता है, रैशनल कंज्यूमर वो होता है कि जो सबसे पहले अपनी नीड्स एंड वांट्स को कंप्लीट करता है। वो सोचता है कि मैं अपनी सैलरी में से कुछ इन्वेस्ट भी करूं, कुछ सेविंग्स भी करूं, तो वो होता है रैशनल डिसीजन मेकर। Every decision maker in an economic system behaves in a rational manner and attempts to maximize his gain and welfare। बिल्कुल, अब कोई भी रैशनल डिसीजन मेकर होएगा, जैसे हम अपने घर की एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपके फादर आपको आपकी स्टडी पे पैसा लगाते हैं, आपके हमारे घर की पूरी नीड्स कंप्लीट फुलफिल करते हैं, उसके बाद भी वो ऐसे तो नहीं है कि अपनी पूरी सैलरी या वट एवर जो भी उनके पास है वो सारा ही कंज्यूम मतलब लगा दें हम पे। वो कुछ सेव भी करते हैं, कुछ इन्वेस्ट भी करते हैं फ्यूचर के लिए, तो वो होता है रैशनल डिसीजन मेकर। इकोनॉमिक रैशनैलिटी प्री सपोज करती है, अगर हम कोई रैशनल डिसीजन मेकर हो गया तो वो पहले ही प्री सपोज करके चलेगा दैट every person knows his interest and selects the course of action which give him greatest amount of satisfaction। इसमें हम assumption ये लेके चलेंगे कि वो पर्सन अपने इंटरेस्ट को अच्छे से जानता होगा और सिलेक्ट वही चीज कोर्स ऑफ एक्शन करेगा कि जिससे उसको ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। लाइक अगर आपके पास एक तरफ बर्गर है
और एक तरफ आपके पास पिज्जा है, ठीक है। आप अब उस चीज को, वो जो रैशनल डिसीजन मेकर होगा वो उस चीज में देखेगा। मान लो आपने सोचा है कि मैं लंच में ये दोनों चीजें, आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों चीजों में खा सकते हो, तो आप सोचते हो कि मैं वो चीज खाऊंगा जिससे कि मेरा पेट भर जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पिज्जा खाता हूँ तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, बट अगर मैं बर्गर खाता हूँ तो मेरा मन थोड़े टाइम के बाद ये कर सकता है कि मैं कुछ और खाऊं, तो वो हमेशा पिज्जा ही चूज करेगा। इसमें हम एजम्पशन यही लेके चलेंगे कि वो जो रैशनल डिसीजन मेकर होगा वो हमेशा ये देखेगा कि जिससे उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। Then, the assumption of economic rationality does not carry any moral or ethical implication. जो इकोनॉमिक रैशनैलिटी की assumption है उसमें ना तो कोई moral implication आएगा ना ethical आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो कि हम कह देते हैं कोई भी चीज़ ले लो कि ये सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, बट ये चीज़ इकोनॉमिक्स में अप्लाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हम ये चीज नहीं देख के चलेंगे। जो रैशनल डिसीजन मेकर होगा वो सिर्फ वो देखेगा कि जिससे उसको सबसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। देन सेट्रिस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग बीइंग इक्वल, कि जो हमने एजम्पशन लेके एक बार चले हैं तो वो चीज हमेशा इक्वल ही रहेगी। अगर कोई पर्सन की जैसे मान लो दिन में 2 ग्लास पानी पीता है, तो वो कभी 3 नहीं पिएगा, वो हमेशा 2 ग्लासेस ऑफ वाटर ही कंज्यूम करेगा। तो ये होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कि अदर थिंग्स चेंज नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, लाइक जैसे मान लो हम कह देते हैं कि अगर किसी पर उसकी 150 इनकम है किसी पर्सन की, ठीक है, तो 150 में से वो 20 रुपए अगर एप्पल्स पे दे रहा है, राइट, तो वो 20 रुपए ही एप्पल्स पे देगा और वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती। जो कंडीशंस हम अप्लाई करके चलेंगे वो कभी भी चेंज नहीं होंगी, इसमें ये आ जाता है। इसका मतलब होता है सेट्रस पेरेस का मतलब ये होता है। Then, this is the most widely used assumption of economics. This assumption shows the limitations in the way of any economic generalization. बिल्कुल ये limitations ही show करती है। The law of demand, for example, states that a large quantity of commodity or service will be demanded at a lower price. Other things remains the same. जैसे हमारा law of demand है, वो क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बर्गर 5 रुपए का मिल रहा है तो हम एक बर्गर कंज्यूम करते हैं। अगर वही बर्गर का प्राइस 4 हो जाए तो हम अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करके 2 कर देंगे। अगर वही रिड्यूस होकर 3 रुपीज का हो जाए तो हम अपनी क्वांटिटी 3 कर देंगे। तो जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है हमारी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। बट जो अदर थिंग्स हैं वो सेम रहेंगी। इसका दैट मीन्स सेट्रस पेरिबस। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम डिनोट्स द स्टेट ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जहां पे हमारी जो डिमांड और सप्लाई है वो मीट करती है। दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। इट शोज अ पोजीशन ऑफ नो चेंज और पोजीशन ऑफ मैक्सिमम गेन। जो यहाँ पे हमारा गेन होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा और हम इस पॉइंट से चेंज नहीं करेंगे। हम हमेशा सोचेंगे कि हमें यहीं पे ही अपना सारा बेनिफिट हो रहा है, तो हम हमेशा यही वाला सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव करने की कोशिश करेंगे। The economics assumes that economy has a natural tendency to reach equilibrium. Economics assume करते हैं जो इकोनॉमी ना नेचुरल टेंडेंसी है कि हमने इक्विलिब्रियम ही ऑलवेज अचीव करना, राइट। स्टैटिक इकोनॉमी क्या होता है कि इकोनॉमिक स्टडी करती है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द असम्पशन दैट टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज आर गिवन इन एन इकोनॉमी, राइट। कि जब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में, तो एजम्पशन होती है कि जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं वो हमेशा इकोनॉमी में सेम ही रहेंगे। economy is producing maximum amount of national income with the given technology and resources। और हमेशा एजम्पशन ये लेके चली जाती है कि जितनी हमारे पास गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज है उससे हमारी जो नेशनल इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट में ही प्रोड्यूस होगी। Economic studies a static economy with a given system of wants, resources and technology, although in real world situation nothing is static। इस इकोनॉमिक स्टडी कहते हैं स्टैटिक इकोनॉमी कि हमारे पास जो गिवन वांट्स, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है
बट जो रियल वर्ल्ड में है ये वाली सिचुएशन कभी भी स्टेटिक नहीं रहती। ये हम भी जानते हैं कि हमारी जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो ऑलवेज चेंज होती रहती हैं। तो फिर हम कैसे कह देंगे कि टेक्नोलॉजी में कभी कोई चेंज ही नहीं आएगा, राइट? This is done for today's video. Thank you for watching. Please do like, subscribe and share this video. Thank you so much.